चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आगे चलते हैं। आज तारीख है 29 मार्च 26। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। पिछली क्लास में आपने कार्नाट थ्योरम पढ़ा था और कार्नाट साइकिल पढ़ी थी। एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था एफिशिएंसी निकालने के लिए। आज आप पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कार्नाट साइकिल से आपने पाया, फ्रॉम कार्नाट साइकिल आपने पाया था Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, यही आपने पाया था कार्नाट साइकिल से। एक इसको ओपन कर दीजिए। क्या करिए? ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे आप इसको तो Q2 बाई Q2 माइनस Q1 बाई Q2 पाएंगे। इधर पाएंगे T2 बाई T2 माइनस T1 बाई T2 पाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 आ जाएगा। 1 माइनस Q1 बाई Q2, इधर भी पा जाएंगे 1 माइनस T1 बाई T2। ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 आप आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको एक साथ कर लीजिए। T1 को Q1 के साथ कर लीजिए और Q2 को T2 के साथ कर लीजिए। और Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। हम कर सकते हैं R Q बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, अब Q1 क्या है? Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट सिस्टम एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। तो यहाँ पर किससे एक्सचेंज करता है सिस्टम? सराउंडिंग से। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा रहा कार्नाट साइकिल का? रिवर्सिबल रहा। कैसा रहा? रिवर्सिबल, यानी यह Q बाई T अवस्था का परिवर्तन करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाता है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो आपको एक टर्म बताने हैं। हियर Q is the amount of heat, is the amount of heat, Q is the amount of heat that system exchange। एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा लेन देन, यानी सराउंडिंग से ले या सराउंडिंग को दे। विथ सराउंडिंग, एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, ये वो हीट की मात्रा है। ठीक, और ये कब होती है? जब प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। व्हेन प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, क्योंकि कार्नाट साइकिल से लिया गया है तो कार्नाट साइकिल कैसा है? रिवर्सिबली है। ठीक है, आपने देखा था कि सिस्टम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी Q बाई T ही वह कारक है जिससे स्टेट का परिवर्तन होता है। ठीक, इट हैज बीन शोन दैट, इट हैज बीन शोन दैट, ये जो Q बाई T है रिप्रेजेंट्स, Q बाई T represents the change in state, represents the change in state। इसको रिप्रेजेंट करता है अवस्था के परिवर्तन के। और ऐसे फंक्शन कहे जाते हैं
इंट्रापी। क्या कहे जाते हैं? इंट्रापी। द फंक्शन इज कॉल्ड इंट्रोपी। ऐसे फंक्शन क्या कहे जाएंगे? इंट्रोपी। और रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एस से, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस and expressed as आप लोग इसका नोट्स बनाइए। इस साइड का मैं रफ करता हूँ, वीडियो को रोक कर नोट्स बना लीजिए, इधर का मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट किया है इससे, तो चेंज इन एंट्रॉपी ds इक्वल टू dq बाई T। ये आपका फार्मूला निकल कर आया। क्या निकल कर आया? फार्मूला निकल कर आया। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टर्म सब सारे बता दीजिए। वेयर T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ds dq क्या है? dq इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट exchange with सराउंडिंग। हीट की वह मात्रा जो सिस्टम ने सराउंडिंग से एक्सचेंज किया है। और ds क्या है? d मतलब होता है स्मॉल चेंज, s मींस एंट्रॉपी, तो चेंज इन एंट्रॉपी। अब हम कह सकते हैं कि एंट्रॉपी क्या है? थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम थर्मल एनर्जी फॉर द कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर इंटरप्रेशन द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। तो एंट्रॉपी क्या है? लिख लीजिए, 10 डिफिनेशन लिख लीजिए पूरी। आगे का रफ कर दे रहा हूं। ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी representing the unavailability of a system thermal energy into mechanical energy। थर्मल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क आफ्टर इंटरप्रेटेड एज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। आफ्टर interpreted the degree of disorder or randomness of the system। मुख्य बात डिसऑर्डर या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है। एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अगर शॉर्टकट में कहा जाए एंट्रॉपी क्या है, एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आइए एंट्रॉपी चेंज इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस। नेक्स्ट एक डालते हैं, एंट्रॉपी चेंज इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस। आप लोग वीडियो को रोककर नोट्स लिखते रहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एंट्रॉपी चेंज in the case of an ideal gas।
in the case of an ideal gas. सबसे पहले एंट्रॉपी की डिफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंट्रॉपी की डिफिनेशन। तो एंट्रॉपी इज डिफाइंड है, आप जानते हैं कि ds इक्वल टू, अभी आपको दिखाया dq बाई टी। सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं, आपको सारे टर्म एकदम मौखिक याद हो जाएंगे। ds चेंज इन एंट्रॉपी, dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, किससे? टू द सराउंडिंग, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डी इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल किसके बराबर होती है? सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब की हीट की मात्रा। ठीक। तो हमें चाहिए क्या? dq चाहिए। हमें चाहिए क्या? dq। ध्यान से dq निकालें, इसको इधर भेज दें r। dq इक्वल टू हो जाएगा de प्लस dw, क्योंकि हमें dq यहां रखना है, dq यहां रखना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी मे राइट, आप क्या लिख सकते हैं? ds इक्वल टू dq के स्थान पर लिखेंगे de प्लस dw डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t। अब de हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए CvdT होती है। क्या होती है? CvdT। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस de इक्वल टू होता है बेटा CvdT। आइडियल गैस की केस में यह कार्य होता है। ठीक। और P इक्वल टू होता है nRT बाई V एंड PV इक्वल टू RT होता है। ध्यान दीजिए, PV इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ से अगर हम V निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? P निकालना चाहें तो nRT बाई V होता है। ठीक। क्योंकि dW बराबर होता है PdV। क्या होता है? PdV। एंड ऑल्सो आप जानते हैं कि dW बराबर होता है PdV। ये चीजें आपको ऑलरेडी नोन है। एंड मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं P इक्वल टू nRT बाई V एंड dW इक्वल टू PdV। ये चीजें हमें नोन है। तो हम इस इक्वेशन में आते हैं 10। ds इक्वल टू हो जाएगा de की जगह लिखेंगे CvdT प्लस dW की जगह लिखेंगे nRT बाई V, nRT बाई V होल डिवाइडेड बाई T, होल डिवाइडेड बाई T। ठीक है। अब ओपन कर दीजिए, क्या करिए? इसको ओपन कर दीजिए। तो CvdT बाई T प्लस, ये देखिए, ये जब ओपन करेंगे तो nRT बाई V होल डिवाइडेड बाई T आएगा, तो T से कट जाएगा। तो आपको बचेगा CvdT होल डिवाइडेड बाई T प्लस nR बाई V, और dW की जगह dV भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा dV इंटू dV। इक्वेशन नंबर 3 इसको रखिए। क्या रखिए? इक्वेशन नंबर 3 रखिए। ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करिए? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन कब? जब CV इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऐसा पहले मानना पड़ेगा, ऐसा पहले मानना पड़ेगा कि CV इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यहाँ ds एज्यूमिंग दैट, पहले मानना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट CV इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। CV इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर पर, तभी होगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बिटवीन द स्टेट
1 and 2, we may write integration of state 1 to 2 ds, state 1 to 2 ds। स्टेट 1 to 2 का मतलब होता है बेटा कि ये सारा एंट्रॉपी इज स्टेट फंक्शन, दैट मींस इस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, देयरफॉर इंटीग्रेशन कहां शुरू होगा, स्टेट 1 टू स्टेट 2, इंटीग्रेशन स्टेट 1 to 2 cv dt by t प्लस इंटीग्रेशन स्टेट 1 टू स्टेट 2 nr by v dv। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन के रेंज से बाहर होता है, तो सी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी। स्टेट 1 to 2 बचेगा आपका, और 1 by t dt, इसको लिखने का तरीका है, मीनिंग इज सेम, dt by t को 1 by t dt लिखना हो। यहाँ से n r बाहर हो जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो 1 by v dv, इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 into ds है, 1 into ds, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा आएगा यस, लिमिट लगेगी लोअर 1 अपर लगेगी 2, सी भी बाहर होगी, 1 by t का ln t होगा, लिमिट लगाएंगे 1 to 2 प्लस n r बाहर रहेगा, 1 by v का ln v होगा, लिमिट लगेगी 1 to 2। अब लिमिट ओपन कर दीजिए, इधर वो ओपन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब s2 माइनस s1 इक्वल टू सी बी अपर लिमिट ln t2 माइनस ln t1 प्लस n r बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln v2 माइनस ln v1, ये हो जाएगा इधर डेल्टा s, log m माइनस n का रूप है, log m अपन n होता है, तो सी भी ln t2 by t1 प्लस nr ln v2 by v1। ठीक है, ये जो आपका आया चेंज इन एंट्रॉपी आइडियल गैस की केस में काम करेगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यह वो एक्सप्रेशन है जिससे हम आइडियल गैस का एंट्रॉपी निकाल सकते हैं। अब कंडीशन देनी होगी कि अगर आइसोथर्मल है तब क्या होगा। ठीक है, तो केस लेते हैं आइसोथर्मल चेंज। क्या केस लेते हैं, आइसोथर्मल चेंज। तो अभी हेडिंग लगाएंगे, आप इसको लिखिए, थोड़ा सा इसमें हम इसको रख करेंगे, आप नोट्स बना लीजिए, वीडियो को रोकिए, मैं आगे चलता हूँ। अब हम केस लेते हैं कि आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज। आइसो मीन्स एक समान, थर्म मीन्स ताप, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो फॉर एन आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज comma the temperature remains constant, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, remains constant, that is delta t is equal to 0। delta t मतलब final minus initial is equal to 0, that means t2 is equal to t1, t2 is equal to t1। therefore equation 4 may be written as, therefore equation 4 may be written as, कैसे लिख पाएंगे आप, यहां से रब कर रहा हूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी बी ln t2। अब जहां t1 था वहां मैं t2 लिख रहा हूं, तो t2 by t2 प्लस nr ln v2 by v1। अब आप देखिए t2 t2 कटेगा, 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो cv वाला टर्म 0, दैट मींस डेल्टा s इज इक्वल टू nr ln v2 by v1। ये एक्सप्रेशन आया, क्या आया, ये एक्सप्रेशन आया जब आइसोथर्मल कंडीशन होगी। कैसी होगी, आइसोथर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, और आप आइडियल की केस में चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, आइडियल की केस में।
आइडियल की केस में एक फार्मूला आपको मिला था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जब आपने 12 और एगाड्रोला को कंबाइन किया था तो आपको एक फार्मूला मिला था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जहां वॉल्यूम की केस है वहां हम प्रेशर की केस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या इक्वेशन था? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ देखिए V2 बाई V1 है इक्वेशन 5 में, तो हम क्या करें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, यानी P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 को देखिए, जहां पर V1 बाई V2 है वहां मैं P1 बाई P2 भी लिख सकता हूं। देयरफॉर कंबाइनिंग इक्वेशन 5 एंड 6, कंबाइनिंग इक्वेशन 5 and 6 we get कि डेल्टा S इक्वल टू एन आर एल एन P1 बाई P2, इक्वेशन नंबर 7। अब आप देखिए 5, 6, 7, 5 और 7 वो इक्वेशन है जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो हम एंट्रॉपी का कंसीडरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। किससे करते हैं? एग्जांपल से। आप नोट्स लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं समझना आएगा, जब एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expand isothermally to 10 times of its initial volume। वॉल्यूम कितने का मतलब समझिए कि एक आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम 3 मोल था, एक्सपैंड की गई, फैलाई गई आइसोथर्मली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। जितना उसका प्रारंभिक वॉल्यूम था उसका 10 गुना उसको एक्सपैंड किया गया। अब कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन एंट्रॉपी। प्रश्न कर रहा है कैलकुलेट चेंज इन एंट्रॉपी को कैलकुलेट करिए, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम से संबंधित है, प्रेशर का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक। अब प्रेशर का रोल नहीं है तो हमें वॉल्यूम वाला चाहिए, तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले हम फार्मूले को ही बता देते हैं। भैया हम जानते हैं, वी नो दैट, आप हमें बता नहीं सकते। आप क्या जानते हैं कि चेंज इन एंट्रॉपी डेल्टा S इक्वल टू एन आर एल एन V2 बाई V1। पहले तो फार्मूला बता दीजिए कि जिससे वो समझ जाए कि हाँ बच्चे को आता है। अब यह नंबर ऑफ मोल्स देखिए यहाँ दिया हुआ 3 मोल्स, गिवन क्या क्या दिया है उसको बताइए। n इक्वल टू 3 और r की वैल्यू होती है 1.987। इसको याद कर लीजिए, अब हमको वॉल्यूम चाहिए, प्रारंभिक दिया नहीं है, 10 टाइम्स दे रहा है। तो मान लीजिए कि जो पहला वॉल्यूम था वो V था और अंतिम वॉल्यूम 10 टाइम्स है, तो V का 10 गुना हो जाएगा तो 10 V हो जाएगा। बस समझ जाए, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम दिया नहीं, वो बता रहा है कि प्रारंभिक वॉल्यूम का 10 गुना स्पेंड किया गया। तो अगर प्रारंभिक वॉल्यूम V माने तो अंतिम वॉल्यूम 10 V होगा, क्योंकि 10 गुना एक्सपेंड किया गया। बस इन सब चीजों को उठाकर फार्मूले में रखिए। देयरफॉर डेल्टा S इक्वल टू n मतलब 3, r मतलब 1.987 इनटू ln V2 मतलब 10V और V1 मतलब V। ये V से कैसी होगा, ये आ जाएगा ln 10। कितना आ जाएगा? ln 10। और 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। लाख 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5.961 आएगा। क्या कर लीजिए? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। डेल्टा S इक्वल टू 7 3 21 के 2 और 8 3 24 2
8 तिरिक 24 2 26 के 6 हत्थे 2 और 9 तिरिक 27 2 29 के 9 हत्थे 2 3 1 2 5 1 2 3 ये बस समझ में आई। ये आपका आंसर आ गया। बस समझ में आई। हाँ चलते हैं आगे। नोट कर लिया। चलिए 1 2 3 खत्म कर लिया। इतना टाइम बहुत है, इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज। इसी में अगली केस लेते हैं। केस सेकंड आता है। केस सेकंड कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज। अगली हेडिंग लगाइए कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज। चले कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर। चेंज क्या करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बता दीजिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स, रखना है अनचेंज, अनचेंज, देन द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, फार्मूला क्या था बेटा, सी बी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। ठीक है, अब आप देखिए जब डेल्टा एच देख लीजिए कि डेल्टा V इक्वल टू 0, दैट मीन्स V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स V2 इक्वल टू V1। तो V1 की जगह V2 रख दूं तो ln1 हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कांस्टेंट 0, देयरफॉर डेल्टा S इक्वल टू आपको बचेगा CB ln T2 बाई T1। बात समझ में आई। कांस्टेंट वैल्यू पर यही मिलने वाला है। अब CB क्या है, हीट कैपेसिटी है। CB क्या है, हीट कैपेसिटी है। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप जानते हैं 3/2 nr होती है। कितनी होती है, 3/2 nr होती है। क्लियर। तो CB की वैल्यू आप अगर डायरेक्ट दी गई तो ठीक है, नहीं CB को आइडियल गैस की केस में कन्वर्ट कर लिए 3/2 nr। ठीक है, एक पॉइंट लिख दीजिए, वेयर CB इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। CB के लिए हमने पहले ही बताया था कि जब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। ठीक, क्लियर। लेकिन here the above equation is applicable only when CB is independent of temperature and it is possible only when, ये कब संभव है, only when the gas is monoatomic, the gas is monoatomic। मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे H2 है, O2 है, N2 है। ठीक है, 10 ऐसी केस में 10 CB इक्वल टू होता है 3/2 nr। कितना होता है, 3/2 nr। अब जहां CB है वहां हम रख देंगे 3/2। क्या रख देंगे, 3/2। इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग नीचे वाली लाइन का। देयरफॉर डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा 3/2 nr ln T2 बाई T1। क्या हो जाएगा, 3/2 nr ln T2 बाई T1। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, प्रेशर के लिए डिसाइड कर दिया। ठीक,
अब हम चलते हैं कांस्टेंट प्रेशर चेंज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डालते हैं कांस्टेंट प्रेशर चेंज। कांस्टेंट क्या रखना है? टेम्परेचर। प्रेशर को क्या करना है? चेंज करना। तो ग्लेडिंग कांस्टेंट प्रेशर चेंज, कांस्टेंट प्रेशर चेंज। प्रेशर को क्या रखिए? कांस्टेंट। चेंज क्या करिए? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर इज allowed to increase। टेम्परेचर को क्या करिए? इंक्रीज करिए। तो डी क्यू इक्वल टू डी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू डी एच। ठीक, इस कंडीशन में डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज होगी वो डी एच के बराबर हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है। अब एंथैल्पी यानी कि जो डी एच है, डी एच बाई डी टी होता है सीपी। क्या होता है? और एन मोल के लिए है, तब देखिए फॉर ए गैस कंटेनिंग एन मोल, फॉर ए गैस कंटेनिंग एन मोल्स, तो डी एच इक्वल टू होता है एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी। क्योंकि सीपी की डिफिनीशन होती है बेटा डी एच बाई डी टी, तो वहीं से निकाला गया है, वहीं से निकाला गया। इक्वेशन 2 पकड़िए। क्या पकड़िए? इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। तो डी क्यू बराबर था डी एच, तो डी एच बराबर डी क्यू बराबर हो जाएगा एन सी पी डी टी, लेकिन कब? एट कांस्टेंट एच, एट कांस्टेंट एच। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी में राइट आप लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी डी टी, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि डी क्यू आ जाएगा कांस्टेंट एच पर। किस पर आ जाएगा? कांस्टेंट एच पर। सेकेंड लॉ का आता है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, अभी डेरिवेशन हुआ है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि डी क्यू इक्वल डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। क्यू कैसे होता है? एट कांस्टेंट एच, एट कांस्टेंट एच। अब देखिए 3 और 4 से मैं डी एस लिख सकता हूं एन सी पी डी टी बाई टी। क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 3 या 4 से लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू एन सी पी डी टी बाई टी। इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि एंट्रॉपी कैसी है? स्टेट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? स्टेट 1 टू स्टेट 2 होगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 बिटवीन द लिमिट कैसी होगी? स्टेट 1 एंड 2, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 to 2 डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एन सी पी डी टी बाई टी। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता बेटा, वो इंटीग्रेशन के रेंज से बाहर होता है। यहाँ 1 है तो इंटीग्रेशन 1 to 2 डी एस, एन कांस्टेंट है, सी पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 to 2 1 बाई टी डी टी। डी टी बाई टी को 1 बाई टी मैंने लिखा है। ठीक है, इधर का रफ कर रहा हूं। अब वीडियो को रोककर नोट्स बनाइए, जहां ना समझ रहा है कमेंट करके बताइए। 1 है, 1 का इंटीग्रेशन यस, यस के सापेक्ष 1 to 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एन सी पी तो बाहर रह जाएगा, 1 बाई टी का हो जाएगा बेटा एल एन टी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 ओपन करेंगे पाएंगे
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट S2 माइनस S1 इक्वल टू LCP LN T2 माइनस LN T1 NCP log m माइनस n से log m अपान n T2 बाई T1 इधर हो जाएगा डेल्टा S। इक्वेशन नंबर 6 ये आपका फाइनल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 6 कैसा है? फाइनल है। ठीक है, कब? कांस्टेंट प्रेशर चेंज पर। एंट्रोपी चेंज एंड फिजिकल चेंज। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नोट्स बनाइए, वीडियो को रोकिए। 1 2 0 डिलीट। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, ये फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज मतलब उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये फिजिकल चेंज है। क्या है? कैसे दिखाएंगे हम? कोई सिस्टम ए है जो मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है, पहुंच जाता है बी में जो लिक्विड स्टेट में आ गया, ये आपका फिजिकल चेंज है। कैसा है? फिजिकल। कार्नोट साइकिल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि आइस है, कन्वर्ट हो गया वाटर में, और वाटर कन्वर्ट किया जा सकता है आइस में, ये फिजिकल चेंज है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, जो कंपोजिशन होते हैं एज इट होते हैं। जैसे H2O सॉलिड के केस में है, H2O लिक्विड केस में है। H2O जो कंपोजिशन लिक्विड में है, कन्वर्ट करके सॉलिड में, तब भी कंपोजिशन H2O ही रहता है, टूटता नहीं। ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक, बात समझ आई? ये है क्या है? आपके फिजिकल चेंज है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। ये सॉलिड लिखता हूँ और ये लिक्विड लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? सॉलिड और लिक्विड। तो फेज चेंज थोड़ी सी कहानी लिखनी पड़ेगी। फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन the process is reversible. The process is reversible. That means A converted into B, also B converted into A. The process is reversible. अब ये रिवर्सिबल की केस में ही इक्विलिब्रियम आती है, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल की केस में ही इक्विलिब्रियम आती है, अदरवाइज नॉट। इरिवर्सिबल की केस में इक्विलिब्रियम नहीं आती। ठीक है, तो dq रिवर्सिबल ds के बराबर हो जाएगा। therefore dq किसका? रिवर्सिबल इज इक्वल टू ds के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ds के। और अभी आपने पीछे ही प्रूव किया है ds इज इक्वल टू dq एट कांस्टेंट h। एट कांस्टेंट h, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। और ds आपको निकालना है, तो हम जाते हैं ds की तरफ। आप बताइए कि हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट। आप पहले से क्या जानते हैं बेटा? कि ds इक्वल टू dq बाई टी। dq बाई टी इतना आप जानते हैं। अब dq बराबर dh है इक्वेशन नंबर 1 से, dq बाई dh है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम लिख सकते हैं 10 ds इक्वल टू dh बाई टी। क्या लिख सकते हैं? dh बाई टी। आ गया? यहां तक बात समझ में आ गई? ds बाई टी। अब इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करिए बिटवीन द लिमिट स्टेट 1 टू स्टेट 2। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि ये सारे स्टेट फंक्शन है। ऐसे हैं सारे स्टेट फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बिटवीन द लिमिट क्या होगी? स्टेट 1 पहला स्टेट, 2 स्टेट 2। कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1 टू 2 ds इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 2 dh बाई टी।
क्या लिखेंगे, dH बाई टी। ठीक है, आपने शुरू में देखा टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, जो आपने लिखा था कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम लानी है, तो इस बार टी कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा S2 माइनस S1, 1/T बाहर हो जाएगा और H2 माइनस H1 हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ। चलिए शॉर्ट नहीं करता हूँ, आप लोगों का दिमाग थोड़ा हल्का है। 1 to 2 ds इक्वल टू 1/T बाहर होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 dH होगा, यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 1 है तो इंटीग्रेशन करेंगे यह से आएगा 1 to 2 लिमिट लगेगी, 1/T यहाँ होगा, H यहाँ आएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, ओपन करिए, S2 माइनस S1 इक्वल टू 1/T H2 माइनस H1। ठीक है, ये चेंज इन एंट्रॉपी है, क्या है, चेंज इन एंट्रॉपी है। दैट मींस वी मे से दैट डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H बाई टी, ये आपका मुख्य हो गया, क्या हो गया, मुख्य बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, सॉलिड से लिक्विड ले जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में ले सकते हैं, ठीक, गैस से लिक्विड में ले जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड के केस में लाते हैं। दो केसें होंगी, फ्यूजन की होगी या वेपराइजेशन की होगी। वेपराइजेशन मतलब सॉलिड से लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, फ्यूजन मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन। तो यहाँ इनका नाम बदलने वाला है। इन केस ऑफ फ्यूजन, अगर फ्यूजन की केस होगी तो यहाँ डेल्टा H जो है, S जो है वो कहा जाएगा फ्यूजन, साथ छोटा सा लिखेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा H भी नाम हो जाएगा फ्यूजन का, एक केस बनेगी। दूसरी केस हो सकती है कि इन केस ऑफ वेपराइजेशन, इन केस ऑफ वेपराइजेशन बस नाम चेंज करना है, जो डेल्टा S है उसको वेपराइजेशन शॉर्टकट में VAP लिख देंगे, और जो डेल्टा H है इसको भी VAP लिख देंगे। वेपराइजेशन पूरा फार्मूला, ये दो फार्मूले आपको अलग अलग मिल जाएंगे, सिर्फ आपको अवस्था परिवर्तन पर इनको नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आपको एक आध क्वेश्चन करा देते हैं इन पर। चलिए, ये सारे फार्मूले तब आपके दिमाग में बैठेंगे जब आप क्वेश्चन से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट्स को बना लिए होंगे मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन लेते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन लीजिए, द हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ cyclohexane, 1 mole of cyclohexane is 7170.0 कैलोरी एट 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस पर 7170 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है जब साइक्लोहेक्सेन को वाष्प रूप में लाया जाता है। कैलकुलेट द मोलर एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन एट दैट टेम्परेचर। क्या कर रहा है वो, कैलकुलेट द मोलर वेपराइजेशन, मोलर एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन एट दिस टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पर वह कह रहा है कि एंट्रॉपी का कैलकुलेशन करिए, ठीक। अब आपको बहुत आसान, ध्यान से देखिए, हमें दो ही चीज चाहिए, एक तो अमाउंट ऑफ हीट दिया है, दूसरा टेम्परेचर दिया है। तो सॉल्यूशन चलिए, बस थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है कि सबसे पहले तो उसको बता दीजिए कि भैया हम जानते हैं कि डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H बाई टी होता है। अगर आपको फार्मूला याद रहा तो काम हो जाएगा, फार्मूला याद रहा तो काम हो जाएगा। गिवन दिया है जो उसको बताइए, गिवन T इक्वल टू दिया है 62 डिग्री सेल्सियस। अब आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस
कभी भी कैलकुलेशन में उपयोग नहीं होता, केल्विन में ले जाना पड़ता है। केल्विन में ले जाने के लिए 273 इसमें जोड़ दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। 335 केल्विन कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब डेल्टा एच ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा एच 7170.0 कैलोरी दिया है। कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा है, डेल्टा एच तो 7170 डिवाइडेड बाई 335 कैलोरी पर केल्विन आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 21.4 के आसपास आएगा। 21.4, ऊपर क्या था कैलोरी, नीचे था केल्विन, तो आंसर क्या आएगा, कैलोरी पर केल्विन। बात क्लियर? आज की क्लास यही, नेक्स्ट डे मिलेंगे क्लैसियस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए। टाइम बहुत है, नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपकी क्लैसियस इनइक्वालिटी।